नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का ये बुक देख रहे हैं, घटना चक्र वाली, जिसमें हम आज लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि रेगुर मृदा किसका नाम है, तो काली मिट्टी का। आज से हम लोग देखेंगे कि मृदा के पोषक तत्व एवं पौधे में उनके कार्य। ये सिर्फ ना AEDO के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो आगामी 72वीं BPSC है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, क्योंकि ये भी अब आ जाएगा नोटिफिकेशन और आपका सितंबर में इसका भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मृदा के पोषक तत्व एवं पौधे में उसके कार्य। तो पहला है कि फास्फोरस का क्या कार्य है, तो इसका काम है जड़ों का विकास करना, ऊर्जा संग्रहण और शीघ्र फल पकाने में मदद करता है। नाइट्रोजन का काम क्या है, तो वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में मदद करता है। पोटेशियम तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पानी का उचित अवशोषण करने में हेल्प करता है। कैल्शियम का काम है कोशिका संरचना एवं विभाजन में मदद करना। सल्फर तो प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम का काम है प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल का निर्माण करना। आयरन का काम है श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन। मोल्ब्डेनम एमो दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कोबाल्ट का काम है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 का निर्माण। सोडियम है कि सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, अस्टोमेटा के खोखले में सहायक। जिंक का काम है कि एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। पहला है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है करेवा मिट्टी का। ये कश्मीर में पाया जाता है, ये भी पूछा था BPSC कि करेवा मिट्टी कहाँ, करेवा किस प्रकार की खेती की जाती है, तो केसर की, और ये कहाँ होती है, तो कश्मीर में। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी बांगर कहलाती है, और नई जो होती है वो खादर कहलाती है, खादर। अगला कि दोमट या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो इसमें बालू, चिकना कण और गाद मिलता है दोमट मिट्टी में। इसमें गेहूं की अच्छी खेती होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि करेबास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है, करेबास यानी करेबा मिट्टी। तो ये बताएं हम लोग, ये कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो सबसे अधिक मिट्टी मिलता है चिकनी मिट्टी में। विकल्प का ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो बना रोपण द्वारा। बहुत सारा वृक्ष जब रोप देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी का जो पानी के कारण क्या होता है, ऐसे मिट्टी कट कट के गिरता है, लेकिन वृक्ष उसको रोक देगा। अगला है कि वनस्पति के प्रकार, वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग वनस्पति के प्रकार और इसके कौन कौन से वृक्ष हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है जहाँ पे कि 200-250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। इसका मेन वृक्ष कौन सा है, तो आबनूस, एवोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, एक प्रकार की जो घास होती है, ये सब कौन सा आता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सब वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा 250 सेंटीमीटर प्लस होता है। ये पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, ये सब कौन सा वृक्ष है, तो सदाबहार। सदाबहार में क्या होता है कि हमेशा इसको पानी चाहिए, और ये इसका कभी मतलब कि हमेशा पत्तियां कभी एक साथ नहीं झड़ती, हमेशा ये सदाबहार रहता है, यानी कि हमेशा एवरग्रीन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। एवरग्रीन हमेशा हरा रहता है। जबकि उसके पीछे देखेंगे जब पर्णपाती वन क्या होता है, तो एक मौसम में क्या होता है कि सारा पत्तियां अपना झाड़ देती है, इसलिए पर्णपाती हो जाती है। दूसरा है कि 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच, तो ये हो जाता है अर्ध सदाबहार वनस्पति। इसका मेन वृक्ष है साइडर, होलक, कैल, ये सब है। दूसरा है कि आपका 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच। पहला था 250 से प्लस, दूसरा था 200 से 250। अब है कि 100 से 200 के बीच वाले, तो ये इसमें आ जाएंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इसका मेन वृक्ष है सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत, ये सब। इसमें बिहार में क्या हो जाता है कि नॉर्थ बिहार में हो जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि वहाँ बारिश ये सब होता है, तो यह सब देखिए कि शीशम हो जाएगा, साल हो जाएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा मिलता है, शीशम वगैरह मेनली रूप से, नीम। और ये नीचे में आ जाएगा आपका शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय सवाना जिसे बोला जाता है। तो इसमें आपका हो जाता है 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। इसका मेन वृक्ष कौन सा है, तो तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि, ये सब जितने भी वृक्ष हैं इसमें आ जाएगा। 70 सेंटीमीटर से कम वाले हो जाता है शुष्क कंटीली वनस्पति, आपका रेगिस्तान वगैरह में मिलेगा। इसमें नीम दे दिया, नीम ऐसे पर्णपाती में भी होता है। खजूर,
बबूल, ये सब क्या हो जाता है, शुष्क कंटीली वनस्पति, जो कि आपके रेगिस्तान वगैरह में मिलता है। 50 से 250 सेंटीमीटर तक तो ये हो जाएगा सबाना वनस्पति, छोटे वृक्ष या घास। 50 सेंटीमीटर से भी कम तो ये मरुस्थलीय वनस्पति, अकासिया, नागफनी इत्यादि। खजूर, बबूल, ये सब में वैसे वनस्पति रेगिस्तान मरुस्थलीय में पाए जाएंगे जहाँ थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच वाले में। तो क्या क्या हो जाएगा, खजूर और बबूल ये सब। लेकिन अगर पूर्ण तरह से मरुस्थली पूछे जैसे 50 सेंटीमीटर से कम वाले में, तो अकासिया और नागफनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है। इस वर्ष 71वीं में भी एक पूछा था वन अनुसंधान केंद्र वाला प्रश्न। तो इसमें पहला कह रहा है कि वन अनुसंधान केंद्र, तो पहला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड। दूसरा है कि भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। थर्ड है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये भोपाल एमपी में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, तो देहरादून उत्तराखंड में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, तो ये आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये है आपका नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में है। इस बार ये पूछा था बीपीएससी 71वीं में, उसमें था कि शुष्क वनस्पति संस्थान कुछ था, उसका आंसर था आपका, ये हो जाएगा आपका देहरादून नहीं था आंसर, उसका था देखकर हिमाचल प्रदेश का कुछ जगह था, शिमला, देखकर मैं उसको बता देंगे कमेंट में। नेक्स्ट है कि इस भारत में किस राज्य का सर्वाधिक घने क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में घिरा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग है। ऐसे एमपी अभी भी है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से भी एक आध प्रश्न पूछता है, उसको भी देख लीजिएगा। है कि इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो देखिए ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है मिजोरम, इस बार भी मिजोरम ही है ये 23 के अकॉर्डिंग भी। अगला है कि पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, किन दो नदियों के बीच, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच है पट्टी सीमा परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो सबसे ज़्यादा पूरा होता है लघु परियोजनाओं से, जो छोटे छोटे गांव वगैरह में होता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो किस नहर से निकलती है नदी से, तो गंडक नदी से। किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये आपका है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका सतलज नदी पर। नेक्स्ट है कि मयूर काशी, मचकुंड, पल्ली बासल और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो यह है आपका शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये आपका है महानदी पर। मेथौन एवं तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर। हम लोग ऊपर बांध वाला देख लिए थे कि कौन सा नदी पे कौन सा बांध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनवरी 2019 यानी उस समय का करेंट है, मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, तो मंडल बांध सिर्फ याद रखिएगा उत्तरी कोयल नदी पे है। अगला है कि भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, इससे भी 71वीं में एक प्रश्न पूछा था। तो पहला है कि झूम खेती, तो ये कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आदि में होता है झूम खेती। दूसरा है बेबर एवं दहियार, ये पूछा था इस बार MP UP PCS में। तो बेबर या दहियार होता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र MP में। दीपा, तो ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ पूर्व में MP का हिस्सा था। ये कब अलग हुआ था, तो 2000 में 9 नवंबर को, नहीं 1 नवंबर को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग होता है, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड अलग होता है और 15 नवंबर को झारखंड अलग होता है 2000 में ही। तो यही है कि बस्तर जिला में है, दीपा बोला जाता है झूम खेती को, इसको स्थानांतरित कृषि का। अगला है जरा एवं एरका, तो ये कहाँ बोला जाता है, तो दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग में। बत्रा, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कुमारी, तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़िया क्षेत्र में। अगला है कि कमन, बिंगा और धाबी, तो उड़ीसा विशेषतः जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी और मलकानगिरी, ये सब में बोला जाता है इसको कमन, बिंगा और धाबी। उड़ीसा के क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि का नाम था। नेक्स्ट है कि कृषि संबंधित भारत के प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। इसमें पहला कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दलहन हो जाएगा कानपुर, सिर्फ ऐसे याद रखिएगा दलहन कानपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो नाबार्ड का कहाँ है, तो मुंबई में है संस्था का मुख्यालय। अगला है कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, तो मत्स्यिकी का है आपका हैदराबाद तेलंगाना, मछली का। चावल का हो जाएगा शोध संस्थान, तो कटक। डेयरी पूछेगा तो करनाल हरियाणा।
गन्ना पूछेगा तो लखनऊ। ये अनुसंधान संस्थान है। एक हो जाता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि गन्ना का शोध संस्थान करके ऐसे पूछता है, वो भी अनुसंधान ही है। तो अगर ऑप्शन में लखनऊ ना रहेगा तो कोयम्बटूर पे जाइएगा। नेक्स्ट है कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तो ये फरीदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान तो जयपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एग्रीकल्चर वाला नई दिल्ली में है। वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान तो ये हो जाता है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो आलू का शिमला है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ। नारियल अनुसंधान संस्थान तो कासरगोड केरल में है। जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो कोलकाता में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान तो वाराणसी है। रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तो मैसूर है। शुष्क बागवानी तो बीकानेर। नेक्स्ट है कि विभिन्न फसलों एवं उन पर लगने वाले रोग, तो गेहूं में कौन सा रोग होता है, तो अनावृत कंडुआ, सेहू, रसर, गेरुई या रतुआ। धान में होता है तो खैरा, जस्ते की कमी से। ये बहुत पूछता है, खैरा रोग किस में होता है, तो धान में, और किसकी कमी से, तो जस्ता की कमी से। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, शीत झुलसा, ये सब धान का रोग है। मक्का में होता है तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग। टिक्का और ड्राई रूट स्प्राउट, ये मूंगफली में होता है। पीला चित्रवर्ण रोग तो ये सोयाबीन का है। अरघट, हरित बाली, कंडुआ रोग ये सब बाजरा का है। रेड डाउट तो ये गन्ना, ये तो जो खाए होंगे वो देखते होंगे उसमें रेड रेड हो जाता है, तो रेड डाउट है गन्ना में। कंडुआ तो ज्वार में और बाजरा में, दोनों में कंडुआ है। कृषि संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में भी देख रहे होंगे पूछ रहा था। पहला में है हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति तो शहद एवं बागवानी उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। ग्रे क्रांति तो उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति तो टमाटर या मांस उत्पादन। काली क्रांति है तो पेट्रोलियम उत्पादन। पीली तो तिलहन, इसको याद रखिएगा, पीला सरसों होता है तो तिलहन में सरसों आएगा, तो इसलिए पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी है तो झींगा मछली या मांस निर्यात या प्याज उत्पादन हो जाता है। अमृत क्रांति तो नदी जोड़ परियोजनाओं, ये पूछता है। रजत भी पूछता है, अंडा उत्पादन। रजत मतलब चांदी है तो उजला उजला चांदी होता है, और अंडा भी उजला होता है। बादामी, इसको एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बादामी मसाला, गोल है तो आलू गोल होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। गोल आलू, बादामी मसाला। रजत अंडा, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजनाएं। गुलाबी झींगा मछली, मांस निर्यात, प्याज उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। नेक्स्ट है कृषि प्रमुख विधियाँ, तो हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है हाइड्रो जहाँ भी रहता है वहाँ पे पानी से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जल में पौधे का उगाना, मृदा रहित कृषि, यानी कि वहाँ मीना मिट्टी का पौधा उगाना, यानी जल में पौधा का उगाना, तो ये हो जाता है हाइड्रोपोनिक्स। पोमोकल्चर या पेमोलॉजी, तो ये हो जाता है फलों के उत्पादन। ओलेरी कल्चर तो सब्जियों का उत्पादन, ये भी पूछता है। हॉर्टी भी पूछता है, बागवानी। बीटी कल्चर अंगूर की खेती। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, ये सब आपको साइंस में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, बायोलॉजी में। बर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन, ये भी पूछता है। अगला है कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा है, तो इसमें कह रहा है कि एक ही खेत में एक कृषि वर्ष के भीतर 2 फसलें उगाना क्या कहलाता है, तो बहुविध फसल प्रणाली, जैसे कि सर्दी में गेहूं, उसके बाद सोयाबीन। दूसरा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो इसका है 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसको कहा जाता है सीमांत कृषि भूमि जोत। दूसरा कि कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में किया है। भारत की द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो जाने सकने वाले क्षेत्रों में बीज और पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। दिए गए कूट की सहायता से नेक्स्ट कह रहा है कि हरित क्रांति घटक चुनिए, तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये तो सही है। सिंचाई इसमें चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ, तो ये भी सही है। ग्रामीण सड़कों और विपणन, तो ये सभी चारों सत्य है हरित क्रांति के बारे में। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इसका संबंध हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या नीली क्रांति से, तो इसका भी राइट सारा हो जाएगा कि इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब है सप्त क्रांति, यानी सारी क्रांतियाँ, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। काली क्रांति संबंधित है तो कच्चा तेल उत्पादन से।
गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य हैं तो यूपी। ये बदलता है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, इसको चेंज कर सकते हैं, अगर उसमें अलग है तो उसको याद कर लीजिएगा। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो ये हो जाएगा आपका चावल। नेक्स्ट कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका चावल। ये खाद्य फसल जहाँ भी है तो चावल। अगला है कि दूसरा है तो आपका गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है तो गुजरात। ये भी बदल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, कभी महाराष्ट्र हो जाता है कभी गुजरात हो जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम, तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु। ये 23-24 के अकॉर्डिंग है। इसको अब अगर 26-27 के 25-26 वाला अगर चेंज रहेगा तो उसमें देख लीजिएगा। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये मूंगफली है। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है तो पुलनेज नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है तो केरल। एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है तो वेस्ट बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हल्लीकर नहीं है। अब है कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो पहला में है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्मेनाइट और सीडेराइट। तो सबसे अच्छा माना जाता है मैग्नेटाइट, इसमें लगभग 72% अंश तक लोहा होता है। उसके बाद हेमाटाइट है 60 से 70%, लिमोनाइट 40 से 60% तक और सीडेराइट 40% तक। इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा रहता है। तो इसे मैग्नेटाइट को काला या भूरा काला रंग का होता है, हेमाटाइट लाल रंग का होता है, लिमोनाइट पीला कलर का होता है और सीडेराइट भूरा कलर का होता है। भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें मेन देख लीजिएगा क्योंकि पूरा ऐसे भी याद नहीं हो पाएगा। जैसे पहला है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन कौन सा है? तो बादाम पहाड़ी, ये हम लोग देख रहे थे बार बार, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरी ये हो जाएगा। ये वाला नहीं पूछता, बादाम पहाड़ याद रखिएगा, गुरु महिसानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, दैत्री, ये सब नहीं याद कीजिएगा। एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लीजिए, बाकी मेन में याद रखिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ का हो जाएगा बैलाडीला पुस्ता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर। उसी तरह झारखंड का हो जाएगा नोआ मुंडी, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक का हो जाएगा बेलाड़ी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी, उसके बाद बीजापुर और संदूर। उसी तरह महाराष्ट्र का है रत्नागिरी और चंद्रपुर। तमिलनाडु का है नीलगिरी और सलेम। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा वारंगल, कुरनूल, रमल्ला कोटा, बेलदुथरी, बेयाराम, अनंतपुर, नेल्लोर। गुजरात में भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, खंडेश्वर। राजस्थान का हो जाता है उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा, किपाल। अब है तांबा का क्षेत्र हो जाएगा झारखंड का हो जाएगा घटसीला, सुरदा, सोनामाखी, मोसाबानी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना, पलामू संथाल। राजस्थान का हो जाता है अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी तो बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर। सिक्किम का भोटांग, रोडोक, डिक्यू, गिशनी, सिरबोंगा, जुगुडुम। आंध्र प्रदेश का हो जाता है गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर, अनंतपुर। मध्य प्रदेश का मलाजखंड क्षेत्र, बालाघाट जिला, बैतूल जिला। उसी तरह मैंगनीज का पूछ रहा है, तो मैंगनीज का हो जाता है उड़ीसा में सुंदरगढ़, कालाहांडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योझर, संबलपुर, गंजाम, कटक, मयूरभंज। महाराष्ट्र का हो जाता है नागपुर, भंडारा और रत्नगिरी। एमपी में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जब्बलपुर, देवास, निमाड़। कर्नाटक में है बेलारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, शिमोगा। आंध्र प्रदेश का है विजयनगरम, विशाखापत्तनम। तेलंगाना का है आदिलाबाद। झारखंड का है पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद। गुजरात का हो जाएगा पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, सांबरकांठा। राजस्थान का हो जाता है बांसवाड़ा। बॉक्साइड में देख लेते हैं तो प्रमुख है उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर। गुजरात का भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर। झारखंड में हो जाएगा रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलाबा और पुणे। छत्तीसगढ़ में सरजुआ, रायपुर, बिलासपुर,
राजनंदगांव और दुर्ग। तमिलनाडु का है नीलगिरी पहाड़ियाँ और मदुरई और सलेम। एमपी में शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी। कर्नाटक में है दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र और बेलगांव। प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, तो अभ्रक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूर। राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बिहार का इंपॉर्टेंट है, गया में होता है, मुंगेर में, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार स्थिति। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपका हो जाता है 1 नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरा में आंध्र प्रदेश। उसी तरह कोयला का है तो पहला में उड़ीसा, दूसरा में झारखंड, तीसरा में छत्तीसगढ़। जिंक राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी। ये एसपीडी का जो बुक आता है ना उसमें भी दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, वो अपडेट रहता है करेंट से। एसपीडी का जो करेंट का बुक आता है उसमें भी देता है सारा, फसल का भी दे देता है और खनिज का भी दे देता है। इसमें एक बार देख लेते हैं, उससे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ताम्रयस्क राजस्थान में पहला नंबर पे है, दूसरा में झारखंड, तीसरा में एमपी। हीरा एमपी, उसके बाद आंध्रा। इसमें देखिए अभी बदल के एमपी हो गया है तांबा में 1 नंबर पे, इसमें जबकि तीसरा दे दिया है। स्वर्णिम, उसको हम लोग एक बार उसी से देख लेते हैं। पहले तो इसको देख लीजिए, जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, तो इसमें है कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया था। प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ये भी पूछा कि हर साल होता है या 2 वर्ष पे, तो 2 वर्ष पे आता है आपका भारतीय भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें पूछेगा कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो टोटल है 25.17%। अगर इसको वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 8,27,357। दूसरा है कि कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो वनावरण है आपका इसमें 7,15,343, 21%, 21.76%। और वृक्षावरण है आपका 3.41, टोटल हो जाएगा 25.17, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें है कि 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो 1,445 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें कि वनावरण में वृद्धि हुआ है 156 और वृक्षावरण में हुआ है 1,289, टोटल आपका 1,445 हो जाएगा। अब है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो पहला में छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद यूपी, उसके बाद उड़ीसा। अगर पूछे कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, ये टोटल है वन और वृक्ष आवरण मिलाकर। अगर सिर्फ वन में पूछेगा तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जिले, एक होता है क्षेत्रफल में, एक होता है परसेंटेज में। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में दूसरा नंबर और तीसरा में महाराष्ट्र। वन और वृक्ष दोनों हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, सिर्फ वन आवरण पूछा है, तो इसमें भी एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ आ गया, जबकि ऊपर महाराष्ट्र था। परसेंटेज में पूछता है तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य, तो पहला में लक्षद्वीप, मिजोरम, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार, ये भी पूछता है परसेंटेज। और ये याद रखिएगा क्षेत्रफल में एमपी हो जाता है, दोनों में है, सिर्फ वन में और वन और वृक्ष दोनों मिलाकर भी। और परसेंटेज में है तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम। देखिए जब उस क्वेश्चन में मिजोरम था, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अलग हो सकता है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वनावरण तो टोटल है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 0.1%। सर्वाधिक है वेस्ट बंगाल में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना हुआ है, तो 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारिता क्षेत्र का विकास तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर। और ये वाला देखिए, यही बोल रहे थे, क्या है इसमें कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। जैसे चावल कहाँ, चीन में क्या क्या होता है, तो चावल, गेहूं और आलू में चीन पहला पे है। पहले विश्व में देख लेते हैं। मक्का में अमेरिका, दलहन या दाल में भारत, मूंगफली में चीन, गन्ना में ब्राज़ील, जूट में भारत। ये भारत हो गया, पहले वेस्ट बंगाल रहता था, ये बांग्लादेश रहता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जूट में भारत हो गया, तंबाकू में चीन, प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड, कॉफ़ी में ब्राज़ील, सूरजमुखी में यूक्रेन है, ज्वार में अमेरिका, कपास में चीन, प्याज में चीन, चाय में चीन, सोयाबीन अमेरिका, दूध में भारत,
चीनी में भारत, मसाला में भारत और तिलहन में भारत। भारत किस किस में है? तो भारत में आपका हो जाएगा दूध, चीनी, मसाला, कुल तिलहन। उसके बाद हो जाएगा भारत आपका दलहन या दालें, जूट, इतना हो जाएगा आपका भारत का। उसके बाद आपका इसका देख लेते हैं क्या क्या है चाइना का। तो चावल, गेहूँ, आलू। उसके बाद हो जाएगा आपका मूंगफली में चीन है। उसके बाद हो जाएगा तंबाकू में चीन है, कपास में चीन है, प्याज में चीन है और चाय में चीन है। मूंगफली। अब आ जाइए अमेरिका। तो अमेरिका का किसका है? तो अमेरिका हो जाएगा आपका मक्का, मक्का अमेरिका। गन्ना ब्राज़ील है, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, कॉफ़ी ब्राज़ील, सूरजमुखी यूक्रेन, ज्वार अमेरिका, सोयाबीन अमेरिका। तो अमेरिका में हो गया आपका मक्का, ज्वार, सोयाबीन। मक्का हो गया अमेरिका, उसके बाद और क्या था? ज्वार और सोयाबीन। ठीक है, भारत का तो देख ही लिए हम लोग, दूध, चीनी, मसाला, कुल तिलहन, चावल, गेहूँ, आलू, ये सब चीन हो गया। याद रखिएगा जैसे ब्राज़ील गन्ना जो अलग अलग है उसको भी देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ब्राज़ील में गन्ना, उसके बाद थाईलैंड में प्राकृतिक रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, यूक्रेन में सूरजमुखी, और तो सब सेम ही है। अब आ जाइए भारत में कौन कौन सा है। तो चावल में प्रथम स्थान है वेस्ट बंगाल का, गेहूँ, आलू ये सब में यूपी का, मक्का में कर्नाटक का, कर्नाटक हो जाता है मक्का, दलहन दालें एमपी, मूंगफली गुजरात, गन्ना यूपी, जूट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर केरल, कॉफ़ी हो जाएगा कर्नाटक, सूरजमुखी और कॉफ़ी दोनों कर्नाटक का है, महाराष्ट्र में ज्वार, कपास गुजरात, प्याज महाराष्ट्र, अभी भी कपास में गुजरात ही हैं, प्याज महाराष्ट्र, चाय असम सबसे ज़्यादा होता है, सोयाबीन में एमपी पहला पे है, दूध में यूपी, चीनी में महाराष्ट्र, मसाला में एमपी, कुल तिलहन में राजस्थान। इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं फिर से। अब आ जाइए इसमें कि प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में। ये अब करेंट से अपडेट रहता है इसलिए ये ज़्यादा ऑथेंटिक है उससे। अगर इसमें कि कोयला या ग्रेफाइट में एक नंबर पे है चीन, हीरा में है रूस, तंबाकू में है चिल्ली, तांबा में चिल्ली, लोहा में ऑस्ट्रेलिया, चांदी में मैक्सिको। ये पूछता है चांदी, तांबा, हीरा, ये सब बीपीएससी पूछा था, 66वीं में हीरा पूछा था। कच्चा तेल में अमेरिका, प्राकृतिक गैस में अमेरिका, बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज में साउथ अफ्रीका, सोना चीन, अभ्रक या टंगस्टन चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान, जिप्सम अमेरिका, सीसा कैडमियम में चीन, निकेल इंडोनेशिया, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, टीन में चीन है, इस्पात में चीन है, प्लेटिनम में है साउथ अफ्रीका। अब है कि भारत में कौन कौन सा प्रथम है। तो कोयला ग्रेफाइट में उड़ीसा है, हीरा में एमपी है, तांबा, हीरा में तो जानते ही होंगे पन्ना में होता है, एमपी का पन्ना में। तांबा है आपका मध्य प्रदेश, देखिए यही चेंज हो गया जबकि उसमें राजस्थान दिया था। एमपी तांबा में पहला भी है एमपी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें हो गया लोहा में हो गया आपका उड़ीसा, चांदी में राजस्थान, कच्ची तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस असम, बॉक्साइड में उड़ीसा, उसके बाद मैग्नीज में है एमपी, सोना में हो जाएगा आपका कर्नाटक, अभ्रक टंगस्टन में आंध्र प्रदेश, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश, जिप्सम राजस्थान, सीसा कैडमियम राजस्थान में पहला नंबर पे है, निकेल में उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, टीन छत्तीसगढ़, इस्पात उड़ीसा, प्लेटिनम उड़ीसा। इसको आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। ये हम लोग करेंट से देख लिए इसलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कि प्रमुख खनिज संस्थान। तो तेल व प्राकृतिक गैस निगम कहाँ है? तो नई दिल्ली, ओएनजीसी हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय शिला यांत्रिक संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, नालको हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज अन्वेषण विज्ञान लिमिटेड तो नागपुर, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु कण प्रयोगशाला जमशेदपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी तो बाल्को, ये हो जाता है आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहायता से स्थापित हुआ था। नाल्को दामनजोड़ी उड़ीसा में है, फ्रांस की सहायता से स्थापित हुआ है।
हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है, यूएसए की सहायता से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुड़ीराज झारखंड, ओलवाई केरल में है, कनाडा के सहायता से स्थापित हुआ है। माल्को मेटूर सलेम तमिलनाडु, इटली की सहायता से। कह रहा भाई इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क यानी हेमेटाइट से संपन्न है, तो उड़ीसा और झारखंड। लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो इसका है कि यहाँ लौह अयस्क खनन होता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से। तो गुजरात में चांदी नहीं है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एमपी। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तो तांबा खनन के लिए जाना जाता है, खेतड़ी खदान तांबा, ये बार बार पूछता है। भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभ्रक हो गया राजस्थान। वर्तमान में कौन सा है, अभी वर्तमान में यहाँ पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, हम लोग देख लिए हैं पीछे। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई, तो रानीगंज में। कोरबा कोयला क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ हम लोग देख लिए हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, तो सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, तो ये भी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो ये भी सही है। और कार्य संचालन कीमतें, तो इसमें हो जाएगा आपका चारों सही है, महंगी है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ये आपका होता है झारखंड में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है, तो डिगबोई असम में, यही पहली बार खोदा गया था तेल। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ, तो 1970 और 80 के दौरान। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल में। इसका क्या है अयस्क का नाम, तो मोनाजाइट से निकाला जाता है, मोनाजाइट। नेक्स्ट है कि कैमूर पठार किसके लिए जाना जाता है, तो चूना पत्थर। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, तो बाढ़ बिहार में है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो 10%, 10.1%, मई 2025 के अकॉर्डिंग है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है, तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, तो ये गलत है। वर्तमान में ये बढ़ गया है, इसको करेंट से देख लीजिएगा कितना है टोटल। 49 रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा कि कितना परसेंट है, लेकिन 1% से तो बहुत ज़्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 94 में थी, तो ये 943 kg तेल के बराबर, ये चेंज हो गया है। वर्तमान में ऊर्जा की खपत कितनी है, उसको आर्थिक सर्वेक्षण में देख लीजिएगा। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है, तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों की क्रियान्वित किया है। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट में से होकर आयातित किए गए हैं। इस उद्योग में कैसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका मेन है कि गोवा एवं एमपी के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो ये है आपका टाटानगर के नज़दीक। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपानगर में है। नेक्स्ट है कि स्थान है और उद्योग है, तो बंगलुरु में आपका वायुयान से संबंधित उद्योग है, कोरबा में एल्युमिनियम से संबंधित, जमशेदपुर में लौह इस्पात और मलाजखंड में तांबा से संबंधित। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये हो गया रेल मार्ग के प्रकार, ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।